बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एम एस वर्ड को सीखेंगे और एम एस वर्ड के अंदर जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं उन सब टूल्स को एक एक दफ़ा परफॉर्म करके प्रैक्टिकली वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एम एस वर्ड के अंदर हम कैसे एक डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं और देन उसके बाद फिर हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे ले सकते हैं। और जो भी हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं उनको हम डीपली और डिटेल में इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह। हम ये जो हमारे सामने इस टाइम पे विंडो नजर आ रही है, ये इसको हम एम एस वर्ड कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि एम एस वर्ड के फायदे क्या हैं और एम एस वर्ड जो है ये हम क्यों यूज करते हैं। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास जो पहला टूल आता है उसको हम एम एस वर्ड कहते हैं। इसके अलावा एम एस एक्सेल होता है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस 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 है, एम एस आउटलुक है। तो मल्टीपल किस्म के एम एस ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है वो टूल्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आज का ट्यूटोरियल हमारा एम एस वर्ड से रिलेटेड है। और एम एस वर्ड जो है वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटीज में पेपर देते हैं तो आपको प्रिंटेड पेपर दिया जाता है, या आप जब स्कूल लाइफ में थे या बोर्ड के पेपर जब आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो वो भी एक प्रॉपर कंप्यूटराइज पेपर होता है। वो पेपर कैसे बनाते हैं, उस पेपर को हम बनाने के लिए एम एस वर्ड को यूज करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन हो गया या कोई भी किसी भी किस्म का कोई बुक राइटिंग करनी है हमने, तो उस सब के लिए हम प्रॉपर एक टूल यूज करते हैं उसका, उसको कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिसको हम एम एस वर्ड का टूल कहते हैं। यानी कि एम एस वर्ड के अंदर हम ये सारे काम करते हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कुछ व्यू इस तरह का नजर आ रहा होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ आपके सामने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे होम है, होम के साथ फिर इंसर्ट है। अब देखिए होम के अंदर भी कुछ टूल्स हैं, ये सब टूल्स हैं। एक एक करके हम इन सब टूल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे, अभी इसी ट्यूटोरियल के अंदर परफॉर्म करके देखेंगे। एंड देन फिर इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट के अंदर भी बेशुमार टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास डिजाइन आता है। एंड देन डिजाइन के अंदर भी हमारे पास कुछ यहाँ पे टूल्स हैं जिनको हम सीखेंगे। लेआउट्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे काफी फायदेमंद साबित होते हैं हमारे लिए। देन इसी तरह रेफरेंस है, मेलिंग पॉइंट है। एंड देन उसके बाद फिर रिव्यू और फिर लास्ट पे हम व्यू को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हुए अब आज की डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, होम से। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेता हूँ कि दिस इज आवर, ओके, दिस इज आवर एम एस ऑफिस ट्यूटोरियल। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लिया, दिस इज आवर एम एस ऑफिस ट्यूटोरियल। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सिंपल, मैंने अभी एक टाइपिंग की है, एक सेंटेंस टाइप किया है और लास्ट में मैं डॉट लगा देता हूँ, यानी कि एक सेंटेंस मुकम्मल कर देता हूँ। और मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। फॉन्ट कैसे इंक्रीज किया जाता है, आप साथ साथ अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि आपके लिए एक नोट्स की सूरत भी क्रिएट होती चली जाए और बाद में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, दिस इज आवर एम एस ऑफिस ट्यूटोरियल को मैं फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को हम फॉन्ट साइज कहते हैं। अब आप देखें कि जैसे ही मैं इन डिजिट्स के ऊपर अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ तो वैसे वैसे जो मेरा फॉन्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे ही मैं अप की तरफ जा रहा हूँ तो वहां वैसे वैसे मेरा फॉन्ट जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज की कैटेगरीज में हम फॉन्ट के साइजेस को सेट करते हैं। और फॉन्ट का साइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस जगह पे हमने टेक्स्ट का जो साइज है वो कभी बड़ा रखना होता है, कभी छोटा रखना होता है। तो इसके मुताबिक हम अपना फॉन्ट सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये 72 तक ही हाईएस्ट होता है, हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बैक स्पेस का बटन दबाएं तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और हम मैं इसे अपनी मर्जी से साइज दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं से 200 साइज दिया और 200 लिखने के बाद मैं एंटर पे प्रेस कर दूं
तो ये साइज अब इसका 200 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो हमें ये रेकमेंड कर रहा है यहाँ पे 72 ये इतना ही साइज हो, बल्कि इससे कम ज्यादा साइज भी हो सकता है। सो गाइस ये था हमारे पास फॉन्ट साइज को सेट करना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील करना चाह रहा हूँ, तो फॉन्ट स्टाइल तब्दील करने के लिए मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो मुझे पसंद है वो फॉन्ट स्टाइल में चूज कर लेता हूँ। लाइक दिस, मैंने ये एक फॉन्ट स्टाइल चूज कर लिया। तो ये हमारा टूल नेक्स्ट टूल था जिसमें हमने फॉन्ट स्टाइल को तब्दील करना सीखा कि एक फॉन्ट स्टाइल को कैसे तब्दील किया जाता है। देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, तो आगे हमारे पास इटैलिक और बोल्ड और अंडरलाइन के टूल्स आते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम बोल्ड, हमने को टेक्स्ट को बोल्ड करना है। मिसाल के तौर पे मैंने ये ट्यूटोरियल का वर्ड चूज कर लिया और मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ। अब देखें ये बोल्ड हो गया, दोबारा क्लिक किया तो अनबोल्ड हो जाएगा। बोल्ड दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा बाकियों से। तो इट्स मीन कि ये बी फॉर बोल्ड हम इसको कहते हैं। देन उसके बाद इटैलिक होता है। अब आप ये देखिएगा, ये टेक्स्ट मैंने चूज किया और मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। ये देखें थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो हमारा इटैलिक हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया और वापस क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन आता है। मिसाल के तौर पे मैंने एम एस ऑफिस के नीचे अंडरलाइन मार्क करनी है, तो मैं इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ एम एस ऑफिस को। मैंने इसको एम एस ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया पहले। ये रहा, मैंने इस एम एस ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें अंडरलाइन हो चुका है, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसी अंडरलाइन को चूज करें। अगर आपने कोई और अंडरलाइन चूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे, आप साइड पे एरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की अंडरलाइन अवेलेबल होती हैं। या मोर अंडरलाइन में आ जाएं तो आपके पास एक विंडो पेयर होती है, तो यहाँ पे मल्टीपल किस्म की अंडरलाइन आपके पास आ रही होती है। आपको जो चाहिए होती है वो आप चूज कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली चूज कर ली, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे उस के साइज के, उसके स्टाइल के मुताबिक जो है अंडरलाइन ऐड हो चुकी है। तो इस तरह हमारा ये अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड का टूल था जिसको हमने सीखा। अगर आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास एक और टूल आता है जहाँ पे ये टूल अवेलेबल है। ए बी सी के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इस ए बी सी का मतलब है कि जैसे मैंने एक टेक्स्ट को चूज किया और मैं इसके नीचे अंडरलाइन इसको क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर लाइन लग जाएगी, नीचे नहीं लगेगी। यानी कि ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी हो तो हम इस टूल को यूज करते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे चलते चलने के लिए हमें दो चीजें और देखनी पड़ती हैं। एक ही आपको बड़ा ए नजर आ रहा है, एक छोटा ए नजर आ रहा है। ये बड़ा ए बेसिकली फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कैपिटल ए। और ये जो छोटा सा ए आपको नजर आ रहा है, ये फॉन्ट स्टाइल को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, मैंने टेक्स्ट चूज किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ फॉन्ट साइज बड़ा होता जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। तो इट इज अप टू यू, ये फॉन्ट स्टाइल के ही फॉन्ट साइज को ही मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो मैं ये जो अंडरलाइन लगाई है इसको मैं खत्म करता हूँ, दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करके, इस अंडरलाइन को भी मैं खत्म करता हूँ। ये रहा, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे सारी अंडरलाइंस मुकम्मल खत्म हो चुकी और टेक्स्ट हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ नए टूल्स आते हैं। ये टूल हमारे पास नया आता है जिसके अंदर 5 टूल्स होते हैं, जैसे कि सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड है, टॉगल केस है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं जी, ये देखिए अभी मैं इन सारे टेक्स्ट को चूज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो सारे अल्फाबेट्स कैपिटल वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो सारे अल्फाबेट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये कब जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पे आपने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आपको एक एक को दोबारा से कैपिटल वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इस टूल पे आके आप अपने टेक्स्ट को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेंटेंस केस आता है। ये देखिए अब ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया कि पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी नॉर्मल वर्ड्स में सेंटेंस वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। देन उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड में आते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, पहला पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, सॉरी पहला पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट वन होता है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 5 टूल्स इसके अंदर आते हैं जिसको हमें पता होना जरूरी है। अब मैं दोबारा सेंटेंस केस में करता हूँ तो एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया।
ओके ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इस टेक्स्ट के कलर को तब्दील करने के लिए एक टूल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये टूल आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कलर्स, मुख्तलिफ टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसका ब्लू कलर सेट कर लिया, तो ये तकरीबन ब्लू कलर जो है वो सेट हो चुका है, ब्लैक नहीं रहा अब। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सारे टेक्स्ट का ही कलर चूज करें। अगर आपने स्पेसिफिक वर्ड्स का कलर चूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल का वर्ड जो है वो यहाँ से चूज कर लिया, और देन मैं इसका कलर रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसका कलर रेड कर दूंगा। तो इस तरह आप स्पेसिफिक वर्ड का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एक हाईलाइटिंग टूल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपनी स्कूल लाइफ के अंदर किसी वर्ड को, किसी डेफिनेशन को हाईलाइटर यूज करके उसको, उस लाइन को या उस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लिया करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे आपने ये हाईलाइटिंग टूल यूज किया, चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और देन आपने जिस वर्ड को हाईलाइट करना है, मैंने इतने एरिया को हाईलाइट करना है, तो ये देखें, ये हाईलाइट हो जाएगा। आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से कोई और कलर भी ले सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो ये है एक हाईलाइटिंग टूल। आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे इस पूरी लाइन का कलर भी तब्दील हो जाता है। यानी कि एक पूरी लाइन का कलर तब्दील करने के लिए हम इस टूल को यूज करते हैं। यहाँ पे भी ये भी कलर टूल ही होता है, लेकिन ये पूरी लाइन का कलर तब्दील करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक दिस। ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास इस टूल को यूज करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ये पूरी लाइन का कलर तब्दील कर देता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं ये जो कलर्स मैंने किए हैं, मैं इनको खत्म कर रहा हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट की तरफ वापस लेके आ रहा हूँ। तो ओके, नॉर्मल टेक्स्ट की तरफ वापस लाने के लिए मैंने कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी एक शॉर्टकट की होती है, रीडू, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जी, रीडू और अनडू के लिए। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स को इन कीज का पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये काफी फ्रूटफुल हो जाएगी। देन आगे हमारे पास अलाइनमेंट का टूल आता है। अलाइनमेंट क्या काम करती है? अलाइनमेंट बेसिकली, आप देखिए ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू हुआ, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाए, तो इसको मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और ये सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो मैं लेफ्ट पे क्लिक कर, राइट साइड पे लेके जाना है तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे दोबारा सेंटर में आना है तो दोबारा सेंटर, और अगर दोबारा लेफ्ट में आना है तो दोबारा लेफ्ट साइड पे हम आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यही सेंटेंस दोबारा दोबारा लिखा, सॉरी, मैंने यही सेंटेंस यहाँ पे दोबारा लिखना है, ये मैंने दोबारा, अब देखिएगा क्या होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ ये सेंटेंसेस लिखे, ठीक है जी। अब मैं जरा इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ और जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ। ये जस्टिफाई, अब देखिए उसने प्रॉपर एक सेंटेंस तक उसको लेके गया है कि ये लाइन की जो आगे स्पेस थी ना, वो ना क्रिएट हो। ठीक है, जैसे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में आता है सीधा सीधा, वो चीजें उसने क्रिएट करके मुझे दे दी। तो जस्टिफाई का ये अलाइनमेंट का ये सिनेरियो होता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं इनको बुलेट्स में कन्वर्ट करता हूँ। बुलेट्स क्या होते हैं? बुलेट्स बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन बुलेट्स के लिए होता है। जैसे कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो देखें, बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को चूज किया उसके मुताबिक ये बुलेट्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, डेट्स मीन द बुलेट्स। अब इनको हम नंबर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे आप इसको नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट अभी सिलेक्टेड है, तो इसके साथ आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स नजर आएंगे। तो आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 ये वाले ले रहे, तो ये 1 2 3 का मतलब है कि हमने इसको नंबर दे दिए हैं, लाइंस को नंबर दे दिए हैं। तो इट्स मीन कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए बुलेट्स का ऐड होना और नंबरिंग का ऐड होना, हमें पता होना ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट का हामिल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे एक और चीज आती है। मिसाल के तौर पे हमने इस लाइन को, मैं ये बुलेट्स को खत्म कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन पे टेक्स्ट को लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको समझने में, ये नॉन नन पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो वापस टेक्स्ट हमारा नॉर्मल नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। देन उसके बाद अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को बॉर्डर देना है, इस लाइन को मैंने क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो उसके लिए ये टूल हम यूज करते हैं। तो उसके लिए ऑल बॉर्डर में आ जाए या आउटसाइड बॉर्डर में आ जाए, दोनों टूल्स सेम काम कर रहे होते हैं। जैसे देखें, सिर्फ इस लाइन को बाहर बॉर्डर असाइन हो गया है, या मैं चाहता हूँ सिर्फ पूरा बॉर्डर असाइन ना हो, इससे ऊपर एक लाइन सिर्फ ऐड हो जाए, यानी कि इसके ऊपर वाला बॉर्डर आ जाए। जैसे ये है, ये है, ये है, ये सारे बॉर्डर्स हैं। यहाँ से हम बेसिकली बॉर्डर टूल को यूज करते हुए अपने लिए, और नन करेंगे यानी कि नो बॉर्डर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह गाइस हमने बॉर्डर्स को जो है वो सेट करना सीखा। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा एक नया टूल हमारे पास आता है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन में आता हूँ, एंटर करता हूँ, न्यू लाइन पे आ जाता हूँ। जैसे कि हम अक्सर एक्स की पावर बनाना चाह रहे होते हैं, यानी कि हम चाह रहे होते हैं जी एक्स की पावर बन जाए, तो एक्स एक्स को हम लिख लेते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने एक्स लिख लिया, लेकिन अब कीबोर्ड के ऊपर ऐसा कोई बटन नहीं है कि जिसको मैं टू टू प्रेस करूं तो वो इसकी पावर बन जाए। ठीक है, तो कीबोर्ड के ऊपर ऐसा कोई बटन का ना होना, उसके लिए फिर हम एक टूल यूज करते हैं। वो टूल क्या होता है, जैसे ही आपने एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, तो आप ये वाला चूज बटन टूल यूज करेंगे जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं। आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, और अब यहाँ पे आप इसकी पावर लगाएं, दोबारा इस टूल को डीएक्टिवेट कर दें, और आगे आप बेशक प्लस का निशान लगाएं और जो मर्जी आगे लिखते चले जाएं, तो इट्स मीन कि आप पावर के लिए ये टूल यूज करते हैं। इसी तरह हम जब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास एक और टूल आता है इसके साथ, जैसे कि बेस हमने बनानी होती है। मिसाल के तौर पे हम लॉग वाले क्वेश्चंस किया करते थे, तो लॉग की बेस होती थी, हमने लॉग लिखा और लॉग के लिए ये बटन चूज किया, कर्सर नीचे चला गया, टू लिखा, दोबारा कर्सर, दोबारा इस टूल को डीएक्टिवेट कर दिया, और आगे अब मैं जो मर्जी लिख सकता हूँ। तो इस तरह हम सुपर स्क्रिप्ट टूल को यूज करते हैं, और साथ हमारे पास एक और टूल होता है जिस टूल का नाम है सबस्क्रिप्ट। तो ये दो टूल्स को हमने यूज किया, और देन हमने देखा कि कैसे ये दोनों टूल्स काम कर रहे होते हैं। एज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन हमें इन सब टूल्स का आइडिया होना चाहिए कि ये टूल्स कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की हाइडिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, मैं इस टेक्स्ट को यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। नो स्पेस पे क्लिक करूंगा तो ये नो स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइडिंग वन में क्लिक करता हूँ तो हाइडिंग वन की कैटेगरी में आ जाएगा। हाइडिंग टू पे क्लिक करता हूँ तो हाइडिंग टू की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन मल्टीपल हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल जी करके इसको नॉर्मल टेक्स्ट में ले आता हूँ। ओके, तो ये टूल्स भी हमने सीख लिए साथ साथ। देन उसके बाद हमारे पास एक नया टूल आता है, ये कॉर्नर पे, जिसको हम फाइंड कहते हैं। फाइंड टूल को हम सर्च टूल भी कहते हैं, और सर्च टूल जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमें कोई वर्ड चूज करना पड़ जाता है। हमें ये चेक करना है कि या कोई टॉपिक हमें ढूंढना पड़ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट में हमने ये ढूंढना है कि ट्यूटोरियल कहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूटोरियल वाला टॉपिक किधर है। तो उसके लिए फिर हम फाइंड या सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है। नेविगेशन पैन जब ओपन होता है तो मैं, हाँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो वर्ड मुझे चूज करना है, यानी कि ढूंढना है। तो जैसे ही मैंने ट्यूटोरियल लिखा तो उसने देखे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां ट्यूटोरियल था उसे हाईलाइट करके मुझे बता दिया, और इवन के यहाँ पे रिजल्ट में भी शो कर दिया। तो इट्स मीन कि ये एक ट्यूटोरियल है, और ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली वर्ड जो हम फाइंड कर रहे थे उसके लिए उसने हमें वो टूल चूज करके दे दिया, यानी कि सॉरी, वो वर्ड चूज करके दे दिया। तो इस तरह हमारे पास ये सिनेरियो जनरेट होता है। सो मैं दोबारा इसको बंद कर देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस बेसिकली पूरे एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, मैं ये एम एस जो लिखा हुआ है ना, ये शॉर्ट एम एस, ये जिसको रिप्लेस करना है, एम एस को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे लिखना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट। देखिएगा अब क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, मैंने इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया और रिप्लेस ऑल करता हूँ। अब देखिएगा जहां जहां एम एस था वहां वहां क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 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 माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, तो इसको हम रिप्लेस टूल कहते हैं। यानी कि अब देखें, मुझे अगर मैं नॉर्मल करता, ये टूल ना यूज करता, तो मुझे 5 दफा एम एस की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करना पड़ता, मेरा टाइम भी कंज्यूम होता, और जो है प्रॉब्लम भी होती। इसीलिए फिर मैंने रिप्लेस का टूल यूज किया और एमएस को माइक्रोसॉफ्ट की कैटेगरी में तब्दील कर दिया। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये टूल यूज किया जाता है। देन हम आगे मूव करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आगे हमारे पास ये होम के अंदर तकरीबन यही चीजें हैं, लेकिन अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में आता हूँ, और फाइल में आके मैं डॉक्यूमेंट को सेव पे क्लिक कर देता हूँ। देन सेव करने के बाद, क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं इस पीसी में भी जाके सेव कर सकता हूँ, मैं ब्राउज कर लेता हूँ इसको, और अब मैं उससे लोकेशन बताऊंगा, मैं डेस्कटॉप पे से सेव करना चाह रहा हूँ, इसका नाम क्या रखना है मैंने, उसके मुताबिक मैं अब इसका नाम जो है वो सेट कर दूंगा, और देन ये डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। देन मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो आप डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। वापस चलते हैं, बैक पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन यही टूल्स हैं होम के अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें समझने चाहिए।
देन हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। इंसर्ट पे आने के लिए हमारे पास कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ नए टूल्स आते हैं जिनको हमने सीखना होता है, जिनको हमने समझना होता है। अब मैं आगे चलता हूँ, एक नए पेज पे आ जाता हूँ, मैं एंटर करता जाता हूँ और एक नया पेज जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हम एक नए पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एक टेबल कैसे जनरेट होता है, यानी कि एक टेबल कैसे जनरेट किया जाता है। तो आज मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो एक टेबल जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल पे आते हैं। इंसर्ट के अंदर एक टेबल का टूल होता है और इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो इंसर्ट टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो अपेयर होती है। इस विंडो में आप देखिए वो हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं और नंबर ऑफ रोज बताएं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या चीज है और नंबर ऑफ रोज क्या चीज है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप मिसाल के तौर पे मुझे कॉलम्स चाहिए 5 और नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे नंबर दे देता हूँ 10 और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये एक टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ओके, वो यहाँ से भी हम इसका साइज मैनेज कर सकते हैं, जैसे जितना जितना आपको साइज रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अब इस टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करने लगा हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ जी क्लास। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ जीपीए। देन उसके बाद मैं आगे लिख लेता हूँ आपका परसेंटेज या एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक है जी, और सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। ओके जी, एवरेज लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ टेबल को। यहाँ पे आप जब कर्सर को इस पोजीशन पे लाएंगे तो ये एरो आएगा। इस एरो पे क्लिक करके आपने इसको ड्रैग कर लेना है, तो ये आपका टेबल का जो कॉलम है वो आपका चेंज हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। इसी तरह आप यहाँ से भी इसको इधर कर सकते हो। इट इज अप टू यू, जैसे आपको इजी लगता है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। इट्स योर डिसीजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम जब मूव करते हैं तो आगे हमारे पास इस टेबल के अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने इस टेबल को चूज किया, यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया इस कॉर्नर पे क्लिक करके, और ऊपर देखें एक डिजाइन नाम का एक टूल ओपन हो चुका है। अब इस टूल में मल्टीपल किस्म के हमारे पास स्टाइल्स हैं, टेबल स्टाइल्स हैं, जो मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये टेबल स्टाइल चूज कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो मर्जी डाटा लिख लूँ, 1 2 3, एंड देन जो भी हमें डाटा लिखना है, कोई नेम नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास लेआउट आ जाता है। इस लेआउट के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये रो मैंने क्रिएट की थी 10, मुझे एक और रो चाहिए। तो रो के लिए या तो मैं इस प्लस पे क्लिक कर दूं, ऐसे ही देखे प्लस पे क्लिक करूंगा तो नई रोज आती जाएंगी, या फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे क्लिक करूं और देन मुझे नई रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो। ठीक है, तो इंसर्ट बिलो करूंगा तो एक नई रो आ जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। या कॉलम आपको बढ़ाना है तो कॉलम के तौर पे भी आप यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आए और यहाँ पे क्लिक कर दें, कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। ये रहा। ठीक है, तो इंसर्ट कॉलम भी ऐड हो सकता है लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे। इसी तरह रो भी अबव एंड बिलो दोनों साइड्स पे हम ऐड कर सकते हैं। सो मैं कंट्रोल सी करके इसको नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने इन दोनों सेल्स को मर्ज करना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ये मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये एक ही सेल बन गया है, अब ये लहदा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वापस इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ दोनों दो हिस्सों में, यानी कि जो मर्ज किया था उसको वापस डीमर्ज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। तो ये स्प्लिट मैंने किया, ओके। तो ये स्प्लिट होके वापस अपनी कंडीशन में आ गया, लेकिन ये अब आगे आ रहा है, इसको पकड़ के आप वापस इस पोजीशन पे ले आए। तो इस तरह आप ये इसके फर्दर टूल्स को यूज कर सकते हैं। ये टेबल की बात हो रही थी। इस टेबल के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे इसका बॉर्डर स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर स्टाइल भी तब्दील कर सकते हैं, आप इसकी शेडो का कलर तब्दील कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, वापस इंसर्ट पे आते हैं। अब मैं इस टेबल को यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस दबा के खत्म कर देता हूँ और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आती है। पिक्चर क्या है, आप किसी भी पिक्चर को इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जो जो पिक्चर, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, अब वो मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रहा है। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने चूज कर ली, मैं इंसर्ट पे आता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, इसके साइज को सेट कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से पकड़ के, जैसे ही आपको ये पिक्चर रिक्वायर्ड है आप वैसे इसको सेट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। ठीक है जी। ओके। देन हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे हम कोई पिक्चर लेके आते हैं तो उस पिक्चर के लिए हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर को चूज किया और इस पिक्चर के ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट एक नया बॉक्स ओपन हो गया। अब ये इसके नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, जो फ्रेम्स हमें चाहिए वो हम इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला फ्रेम रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए हम मल्टीपल फ्रेम्स को तब्दील कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, जैसे आपको इजी लगता है आप उस फ्रेम को चूज कर लें। जैसे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स हैं, मैंने अभी ये फ्रेम चूज कर लिया। या ये फ्रेम है, मल्टीपल फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो जो फ्रेम आपको पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने ये फ्रेम चूज कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए तो फ्रेम का बॉर्डर कलर भी है। अब बॉर्डर कलर मैं कोई ले लेता हूँ ब्लू सा, और इसको मैं कोई बॉर्डर की थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा लेता हूँ, तो वो हम वेट में आके तो इसकी थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसा कि ये मैंने थिकनेस इसकी इंप्रूव कर ली। देन उसके बाद ये इसके 3D एनिमेशंस हैं। जैसा कि ये 3D डिजाइन है, या हम यहाँ से इसको 3D भी दे सकते हैं। जो आपको पसंद है या रिक्वायर्ड है आप उसको यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। तो ये एक रिफ्लेक्टिव फ्रेम्स बन जाते हैं। ओके। उसके बाद मैंने मिसाल के तौर पे इसमें अक्सर इनको यूज करता हूँ तो ये जरा अच्छे लगते हैं। तो सो हम मैंने इसको यहाँ से चूज कर लिया, तो ये एक फ्रेम हमारा मेरा एक पिक्चर का फ्रेम डिजाइन हो गया। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको क्रॉप नहीं कर सकते। जो पिक्चर आपने इंसर्ट की आप सिर्फ उसी को यूज करें। आप प्रॉपरली इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसे चूज किया, आप इसको क्रॉप पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे आपको क्रॉप नजर आ रहा होगा। जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टूल्स आ रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग कर दें, तो ये जितना ड्रैग करेंगे उतनी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी, और साइड पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह हम पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिक्चर को एडिट करने के टूल्स होते हैं। मल्टीपल कलर करेक्शंस होती हैं। जो कलर करेक्शन आपको चाहिए होती है आप वो इसमें से चूज कर लेते हैं। जैसे कि ये भी कलर करेक्शंस हैं, ये भी मुख्तलिफ कलर्स करेक्शंस हैं, यहाँ पे भी कलर करेक्शंस होती हैं। इसी तरह आपके पास बैकग्राउंड कलर को रिमूव या बैकग्राउंड को रिमूव करने का ऑप्शन होता है। जैसे ये देखें, बहरहाल अभी मैं इसको नहीं कर रहा, मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ ऑल चेंजेस। तो बहरहाल इस तरह हम पिक्चर्स की एडिटिंग को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम वापस इंसर्ट पे चलते हैं। इस पिक्चर को मैं यहाँ से क्लिक करके बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर देता हूँ, और वापस हम इंसर्ट पे आके तो नए टूल की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन पिक्चर क्या होता है? ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है डायरेक्ट इंटरनेट से पिक्चर का आना। आप अपने सिस्टम से पिक्चर नहीं लेना चाह रहे, आप ऑनलाइन पिक्चर लेना चाह रहे हैं, यानी कि इंटरनेट से। तो उसके लिए हम ऑनलाइन पिक्चर का टूल यूज करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया। अब आप देखिएगा ये इंटरनेट की एक्सेस मांग रहा है, बिल्कुल इंटरनेट ऑन था। तो अब यहाँ पे मैं को पिक्चर सर्च कर लेता हूँ, मुझे कैट की पिक्चर चाहिए, कैट इमेजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैट इमेजेस सर्च कर लिया, एंटर किया। तो आप देखिएगा ये मुख्तलिफ कैट्स की पिक्चर्स ऑनलाइन आ गई। मैंने इस पिक्चर को चूज किया, इंसर्ट किया, तो अब आप देखिएगा ये ऑनलाइन पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब सेम ये वही काम अब शुरू हो जाएगा जो कि अभी हमने रिसेंट किया। एक फॉर्मेट ओपन हो गया और ये सारे टूल्स वही दोबारा आ गए जिसको हम यूज कर रहे थे। बस मैं यहाँ पे एक चीज आपको करेक्ट करके बताना चाहूंगा कि बैकग्राउंड रिमूव, अब देखिएगा आप जरा बैकग्राउंड रिमूव वाला पोर्शन अच्छा काम करेगा। ये देखें, और कीप चेंज करता हूँ तो उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया और नॉर्मल पिक्चर को बाकी रहने दिया। तो इस तरह ये चीजें काम करती हैं। मैं वापस इसको डिलीट कर रहा हूँ, वापस इंसर्ट पे आते हैं। तो अगले टूल की तरफ हम बढ़ते हैं। पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा इस कोर्स का, इस MS वर्ड के टूल का। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास शेप्स आती हैं। शेप्स में हमारे पास मल्टीपल टूल्स आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये टूल है, इसको हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं इस तरह, या फिर हम यहाँ से कोई और टूल ले लेते हैं, शेप्स में आते हैं, और यहाँ से हम लाइक कोई लाइक ये टूल मैंने चूज कर लिया, शेप चूज कर ली, ये शेप्स दो शेप्स मैंने चूज कर ली। अब ये शेप भी लाइक अ पिक्चर है। जैसे ही आप इस शेप पे क्लिक करेंगे आगे फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास मल्टीपल इसको एडिट करने के टूल्स होंगे।
जैसे कि ये देखें आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, इसी तरह आप इसको भी तब्दील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टूल्स को यूज करते हुए। जैसे मैंने नॉर्मल 2D में इसको कन्वर्ट कर लिया है, अब मैं इसके कलर्स को तब्दील कर सकता हूँ। साइड पे आप देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स, इंटरनल कलर्स इसके नजर आ रहे हैं। देन ये आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन का कलर मैं येलो कर लेता हूँ, लेकिन इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा भी लेता हूँ। ये अच्छा, डैशेस आउटलाइन भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप प्लेन आउटलाइन को ही रखें। ओके, जैसे कि ये मैंने आउटलाइन इसकी सेट कर ली, फिर इसके फिर अगेन कोई 3D एक्शंस ये अभी हमने रिसेंटली भी देखे हैं, तो आप उसके मुताबिक भी इसको सेट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं सेम टूल्स के जरिए। तो ये था एक शेप, शेप्स को इंसर्ट करके शेप को एडिट करना, शेप को जो है वो मॉडिफाई करना, ये सारा हम इस टूल के अंदर सीखते हैं। मैं इन दोनों शेप्स को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं वापस इंसर्ट में चलता हूँ, और इंसर्ट में जाके हम दोबारा से अगले अगले टूल्स की तरफ मूव करते हैं। अब अगले टूल्स में हमारे पास क्या चीज आती है? अगले टूल्स में हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है। स्मार्ट आर्ट क्या चीज है? स्मार्ट आर्ट बेसिकली डायग्राम्स होती हैं। आप अक्सर बुक्स के अंदर देखते हैं, कोई टॉपिक को पॉइंट्स की सूरत में एलैबोरेट करने के लिए या एक डायग्राम की सूरत में एलैबोरेट करने के लिए हम बनी बनाई डायग्राम्स उठाते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इंसर्ट पे आके यहाँ से आप देखें क्लिक करता हूँ, तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको डायग्राम्स नजर आएंगी। जी, जो स्टूडेंट थोड़ा सा ऑलरेडी इस पे काम करने का माइंड रखते हैं, जिन्होंने किया, उनको ये चीजों का आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये चूज किया, ओके किया, तो अब देखें एक पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखूंगा, और वो हमारा एक डायग्राम की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्मार्ट आर्ट को यूज कर रहे होते हैं। अब आप जब इसको क्लिक करते हैं तो अगेन ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है, डिजाइन ओपन हो जाता है। आप इसको अपनी मर्जी से एडिट, और वो भी ये देखें, अब ये इसके सारे फॉन्ट्स, सॉरी स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से जो मर्जी स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके कलर स्कीम्स हैं। इसी तरह जब हम आगे फॉर्मेट में आते हैं तो ये वही अगेन कलर्स हैं, यहाँ से जो कलर आपको पसंद है आप वो कलर यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। तो इट इज अप टू, ये सारी वही चीजें हैं जो कि अभी रिसेंटली हमने पढ़ी हैं। सिर्फ टेक्स्ट आप चेंज करेंगे और आपका जो एक पिक्टोरिकल डायग्राम है, जैसे कोई टेक्स्ट को आपने किसी पिक्चर फॉर्म में शो करना है, जैसे स्लाइड्स होती हैं या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके मुताबिक आप स्मार्ट आर्ट को यूज करते हैं। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही मेजर टूल आता है जिसको हम मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत डीपली स्टडी करते हैं। इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आगे आता है चार्ट। चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। अब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक विंडो पेयर हो जाती है। चार्ट अक्सर हम बुक्स में देखते हैं बने हुए, या अब वो क्वेश्चन ये है कि वो चार्ट बनते कैसे हैं। बेसिकली डाटा को, एक नॉर्मल डाटा को चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना महारत होती है, ठीक है। एक चार्ट की सूरत को रिप्रेजेंट करना, सॉरी, एक डाटा को चार्ट की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ग्राफ यहाँ से ले लिया, ये कॉलम ग्राफ मैंने ले लिया, इस पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देखिएगा दो चीजें आएंगी आपके सामने, एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ग्राफ, लेकिन ये हो गया एक एक्सेल की शीट। यहाँ पे जो वैल्यूज हम एंटर करेंगे उसके मुताबिक हमारा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। अब आप देखिएगा मैं करने क्या लगा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज में सबसे पहले कैटेगरी वन में मैं लिखता हूँ, कैटेगरी वन में मैं लिख लेता हूँ जी अहमद, ठीक है जी। एक नाम लिख लिया हमने कैटेगरी वन में, अहमद। और दूसरी कैटेगरी में मैंने नाम लिख दिया उमर, ठीक है। तीन, ये देखिएगा अभी कैटेगरीज चेंज होती जा रही है, नेम चेंज होते जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया उस्मान, ठीक है। थर्ड नंबर में मैंने नाम लिख लिया अली, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए। 4% या 5% के नाम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 तक ही रह रहेंगे ये। आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। आप ये शीट को पर जितना एक्सटेंड करते जाएंगे ये होती जाएगी। तो यहाँ पे डाटा भी आपका उसके मुताबिक रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। तो हम बेसिकली अभी 4 लोगों का डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके नंबर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ किस साल कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास 3 साल का डाटा हमने लेना है, 2023, 2024, 2025, ठीक है जी। हमने 3 साल का डाटा जो है वो ले लिया, और इन 3 सालों के अंदर अहमद को जो प्रॉफिट हुआ वो था 5,000, ठीक है। इसके साथ अब जो देखिए ग्राफ उसके मुताबिक चेंज हो गया है। अली को, अहमद को 2024 में जो प्रॉफिट हुआ वो था 6,000।
इसी तरह अहमद को जो 2025 में प्रॉफिट हुआ वो था 7,000। ठीक है। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ डाटा जो है वो यहाँ पे एंटर कर लिए। फिलहाल मैं डाटा को सिलेक्ट करके टाइम बचाता हूँ, और ये 70,000 हो गया, हम इसको 7 कर लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए, ग्राफ हमारा क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, ये मैं डाटा भी फिलहाल पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए हर एक का डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू डाटा। तो अकॉर्डिंग टू डाटा जो है वो हमारा ग्राफ जनरेट हो गया है। इस तरह हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं। अब जैसे ही आप ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ को बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे साइड पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एरर बॉक्स को शो करना, डाटा को शो करना, डाटा लेबल्स ऊपर लगाना। ठीक है, ये देखिए मैं दोबारा ड्रॉप चेक खत्म करता हूँ, इसका जो चेक है वो खत्म करता हूँ, तो ये चीजें खत्म हो रही हैं। इसी तरह अगर आप डिजाइन में आते हैं तो डिजाइन में मल्टीपल चार्ट के, इसी चार्ट के मल्टीपल डिजाइन हैं, जैसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देना, शेडिड में कन्वर्ट कर देना, या इस तरह आपके पास मल्टीपल ऑप्शन जो है तो वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये था एक चार्ट बनाने का तरीकाकार। और एक चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एमएस वर्ड में मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो इसलिए अच्छा हम यहाँ पे चार्ट का नाम भी तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप साल के तौर पे चार्ट टाइटल है, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं ये हमारा प्रॉफिट ग्राफ है जी, प्रॉफिट ग्राफ है ये हमारा। ओके, तो ये हम इसका नाम था। अब अगर हम इसको डिलीट भी कर दें यहाँ से, ये खत्म कर दें, इसको क्रॉस कर दें, तो ये चार्ट हमारा बना रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। ठीक है जी, या इसको डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह हमारा ये चार्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं इस चार्ट को बैक स्पेस करके डिलीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, बैक स्पेस करके इसको मैंने डेल कर दिया। हम बात कर रहे थे इंसर्ट के अंदर, अभी तक हम आए हुए थे, और इंसर्ट में हम काफी मेजर टूल्स पढ़ चुके थे। आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास स्क्रीन शॉट टूल आता है, इसको हम स्क्रीन क्लिपिंग टूल भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे देखें एक स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं पहले कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, और देन मैंने उसको जो है ना उसका प्रिंट लेना है। मैं एग्जांपल, ये मैंने एक मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से वर्ड ओपन करता हूँ, जस्ट वेट। और देखिएगा जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया तो वो विंडो मेरी डाउन हो जाएगी, और जो नीचे विंडो ओपन होगी उसको मैं कट करूंगा जितना भी कट करना है, और वो जैसे ही छोड़ूंगा तो हम वो पिक्चर यहाँ पे वापस आ जाएगी, यानी कि वो पिक्चर कट होके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम स्क्रीनशॉट को ऐड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐड करना या स्क्रीन क्लिपिंग ये दोनों एक ही टूल हैं। अब जैसे ये एक पिक्चर बन गई है, अब जब पिक्चर बनी है तो दोबारा से इसका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, और ये वही सारे टूल्स हैं जो कि आप पहले यूज कर चुके हैं। मैं वापस इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, और ऑलरेडी हम आप इन चीजों को सीख चुके हैं। हम आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास कुछ और मेजर टूल्स आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये ऊपर टेक्स्ट पे वापस आता हूँ, और यहाँ पे ये कमेंट का ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखिएगा मिसाल के तौर पे कि भाई मैंने एक गलती निकाली, इसमें से मैंने वो गलती क्या निकाली कि ये ट्यूटोरियल का टी छोटा है, या ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं, ये किसी का डॉक्यूमेंट है। अब मैं डॉक्यूमेंट हम यूज क्यों करते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि सर ये चेक कर लें, ये डॉक्यूमेंट आप मेरा सही है, तो मैं उसको, उसका डॉक्यूमेंट पढूं और उसको खुद ठीक ना करूं, मैं उसके गलतियों को हाईलाइट कर दूं, मैं उसकी गलतियों को कमेंट कर दूं कि यहाँ पे ये चीज आपने गलत लिखी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे तब्दील करें। तो देन मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट को सेव करके उसको वापस भेज दूं, और जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करे वो बंदा, तो उसके पास वो कमेंट्स शो हो रहे हो। तो कमेंट्स जो है वो इस तरह एक पर्सन ऐड करता है, वो बताने लगा हूँ ना। जैसे कि मैंने ये वर्ड गलत है जी, मैंने उसको कहना ये वर्ड गलत है, तो मैंने कमेंट पे क्लिक किया, आप देखिए साइड पे कमेंट आ गया। इसको रेफर करते हुए कमेंट आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वर्ड इज नॉट करेक्ट, दिस वर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक वर्ड आ गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिस वर्ड। अब वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें एक साइड पे आ गया, लेकिन ये मेरे टेक्स्ट को या मेरे डॉक्यूमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं सेव करने के बाद वापस उस पर्सन को भेज दूंगा, वो जब ओपन करेगा तो इसी तरह उसको ये कमेंट शो हो रहे होंगे, फिर वो इन कमेंट्स को देखते हुए अपनी गलतियों को ठीक कर लेगा। तो कमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कमेंट अक्सर लोगों को यूज करना नहीं आता कि भाई हम ये कमेंट क्यों यूज करते हैं, या इस कमेंट का फायदा क्या है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास हेडर और फुटर की सिनेरियोज होते हैं। मैं भी ये कमेंट को फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमने सीख लिया कैसे अप्लाई करते हैं, बाकी फर्दर जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको साथ साथ अप्लाई करते चले जाएंगे।
देन उसके बाद फिर हमारे पास नंबर ऑफ सॉरी हेडर एंड फुटर का कंसेप्ट आता है। अब हेडर क्या चीज है और फुटर क्या चीज है? हेडर बेसिकली आप अक्सर बुक्स देखते हैं, बुक्स का हर पेज के ऊपर एक हेडर लगा हुआ होता है। ठीक है, उस हेडर को हम कैसे यूज करते हैं या वो हेडर क्या काम करता है? वो हेडर अब हर पेज के ऊपर तो लहदा से हेडर नहीं लगता, हेडर तो एक दफा लगाया जाता है और वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो बेसिकली हेडर जो है वो एक ऐसा टूल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हेडर फॉर ऑल पेजेस। अब ये देखें, जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल हेडर्स आ गए हैं। इनमें से कोई एक हेडर मैं चूज कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कंप्यूटर साइंस। ये मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया। ठीक है, अब ये पेज नंबर आ रहा है, साथ मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब ये देखें जरा, जैसे ही ये ऊपर हेडर है, नीचे क्लिक किया, आप देखें हर पेज के ऊपर ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, पेज टू कंप्यूटर साइंस। इसी तरह मैं पेज 3 पे अगर आता हूँ, ये देखें तो पेज 3 कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह ये काम करता है और इस तरह हमारे पास ये टूल होता है। ओके, हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हेडर इस तरह होता है। अब हेडर को अगर हमने रिमूव करना हो, पहले मैं आपको हेडर के साथ साथ अब फुटर अप्लाई करना बता देता हूँ, देन फिर हम इन दोनों को रिमूव करना भी सीखेंगे। तो हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे फुटर आता है। फुटर जो है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से कोई एक अच्छा सा फुटर चूज कर लें आप, जो आपको पसंद है। लाइक मैंने ये वाला फुटर चूज कर लिया यहाँ से, ये मैं अक्सर मुझे पसंद है, मैं चूज करता होता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब बस ये फुटर हमारा नीचे हर पेज के नीचे ऐड हो गया। अब देखिए हर पेज के नीचे आपको ये फुटर नजर आएगा। तो इस तरह आपको इसमें तब्दील करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा सेट कर दिया कर दिया। अब हम इसके अंदर हर पेज के सेंटर में जो लिखेंगे वो हमारा अपना टेक्स्ट होगा। लेकिन ये हेडर फुटर एक दफा सेट हो जाएगा तो आप इसको तब्दील नहीं कर, हर दफा नहीं ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं? आप हेडर पे आए, यहाँ पे लास्ट पे देखें रिमूव हेडर, रिमूव हेडर हो जाएगा। इसी तरह रिमूव फुटर, तो रिमूव फुटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम हेडर और फुटर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास पेज नंबर आता है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ना हेडर लगाना चाह रहा हूँ ना फुटर लगाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरा पेज के ऊपर पेज नंबर मेंशन हो जाए बस। तो पेज नंबर मेंशन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। टॉप पेज, पेज के टॉप पे कहाँ कहाँ चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ये सारे उसके फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इनमें से मैं ये चूज कर लिया, तो देखें हर पेज के ऊपर एक एक हेडर आ गया, सॉरी पेज नंबर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं पेज नंबर्स को ऐड करने के लिए। या आप अगर बॉटम पे करना चाह रहे हैं तो बॉटम पे भी कर सकते हैं, पेज पेज मार्जिन पे करना चाह रहे हैं तो पेज मार्जिन पे भी कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू, ये आपके पास मल्टीपल जो है वो टूल होता है पेज नंबर्स को ऐड करने का। तो इस तरह हम पेज नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं और करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब अक्सर हमको डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम कोई बुक लिख रहे हैं, कोई हमने डॉक्यूमेंट डिटेल लिखी। अब मुझे, जैसे आप एक्टिविटी बॉक्स होते थे जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, तो स्कूल लाइफ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साइड्स पे एक्टिविटी बॉक्सेस बने होते थे येलो कलर के। ठीक है, अब वो एक्टिविटी बॉक्सेस कैसे बनते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं, वो बहुत आसान है। हम उसके लिए क्या काम करते हैं, हम उसके लिए बेसिकली यहाँ पे देखें, मैं क्लिक करता हूँ, ये कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं, कुछ फॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं बॉक्सेस क्रिएट करने के। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ। अब देखें ये बॉक्स आ गया, इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जहां पे मुझे ये रिक्वायर्ड है मैं वहां पे इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे ये देखें, अब यहाँ पे एक्टिव ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ आगे एक्टिविटी बॉक्स आ गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ और इसके अंदर जो चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ, जो कुछ चाहूँ वो एक एक्टिविटी बॉक्स बन जाएगा। और इस एक्टिविटी बॉक्स का मैं कलर भी तब्दील कर सकता हूँ, ये देखें यहाँ से इसका कलर भी तब्दील किया जा सकता है। इस तरह ये वही बॉक्स, यही वही टूल्स हैं सारे जो कि हमने पीछे पढ़े हैं और समझे हैं। ये फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखें, ये जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट वही सारा चीजें हैं जो कि अभी रिसेंटली हम समझ के आए हैं। तो इस तरह हम इंसर्ट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स को समझते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास गाइस, हमारे पास आगे आता क्या, इसको मैं डिलीट कर दिया मैंने। अब उसके बाद आता है वर्ड टेक्स्ट। वर्ड टेक्स्ट मोस्टली फॉन्ट्स होते हैं, ये भी स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं, स्टाइल फॉन्ट्स वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमने कोई स्टाइल ऐड करना हो, स्पेसिफिक स्टाइल, जैसे कि मैंने ये स्टाइल चूज कर लिया, तो अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख लेता हूँ, लाइक मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, तो वो उसके मुताबिक उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको भी कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, इट इज अप टू यू। तो ये फॉर द स्पेसिफिक पर्पस हम इनको यूज कर रहे होते हैं अपनी आसानी के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है
सिग्नेचर लाइन। अब कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने, जैसे आपको नोटिफिकेशन आपने निकालना है, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन निकालना चाह रहे हैं, या आप किसी भी नोटि और लास्ट पे हम एक साइन लाइन ऐड करते हैं जहाँ पे डायरेक्टर के या फाउंडर के या ऑनर के साइन करवाए जाते हैं। तो बेसिकली उस लाइन को, उस साइन को ऐड करने के लिए हम एक तो हम ये भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में मैंने साइन ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ तो एक लाइन लगा लूँ, ये तो मैनुअल तरीका हो गया, ठीक है। या फिर एक तरीकाकार ये होता है कि मैं यहाँ से, जहां पे मैंने लाइन ऐड करनी है ना, साइन लाइन ऐड करनी है, मैं वहां पे क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक करूं साइन लाइन के ऊपर, और एक बॉक्स आ जाए यहाँ पे किस पर्सन का मैंने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अहमद साहब है जिनके साइन करवाने हैं, ठीक है, तो मैं उनका नाम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और वो क्या है जी, वो कोई जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन भी लिख दी, ठीक है जी, डॉक्टर हैं बस, और ओके कर देता हूँ। आप देखें उनकी एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी नीचे यहाँ पे, अभी हो जाती है। ओके, तो ये सिग्नेचर लाइन आप इसको मूव करके टैब का बटन प्रेस करके इसको आगे भी कर सकते हैं। अब ये देखें एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो गई, आप इसका प्रिंट लें और उनसे साइन करवा लें। तो इस तरह हम सिग्नेचर लाइन को यूज करते हैं या अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस दबा के इसको डेल कर देता हूँ, और देन फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डेट एंड टाइम होता है। अब ये डेट एंड टाइम क्या चीज है, ये बेसिकली आपने करंट डेट एंड टाइम अगर नोट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, मैंने अब डेट ऐड करनी है, तो डेट ऐड मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये सारे इसके फॉर्मेट्स हैं, जैसे आज की डेट उसने यहाँ से पिक की और ये देखें ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम को चूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास जो टूल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इक्वेशन और सिंबल्स कहते हैं। अब इक्वेशन और सिंबल्स का टूल जो है ये मोस्टली हम कब यूज करते हैं या क्यों यूज करते हैं। अब इक्वेशन एंड सिंबल्स जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास ये सारे सिंबल्स हैं, इसके अंदर और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, अगर आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। अब मोस्टली सिंबल्स हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते, जैसे अल्फा का साइन, अल्फा का साइन हमें कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलता। या हमें कोई इन्फिनिटी का साइन ढूंढना है तो वो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता। या हमें कोई सिग्मा का साइन ढूंढना है तो वो हमारे लिखना है तो वो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता। तो वो सिंबल्स हम यहाँ से लेते हैं। जैसे मैंने ये देखें अल्फा पे क्लिक किया, इंसर्ट करूंगा तो ये अल्फा राइट हो गया साथ में। आगे मैंने समीशन लगाना है, इंसर्ट करूंगा तो समीशन आ गया। तो ये सिंबल्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई मैथ का डॉक्यूमेंट या कोई रिसर्च की इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, या कोई मैथ क्वेश्चंस हमने ऐड करने होते हैं, तो इस पर्पज से हम इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, अब हमने डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं लिखना ना, हमने सिर्फ इंग्लिश तो नहीं लिखनी, हमने कोई मैथ की इक्वेशन भी अगर ऐड करनी होती है, तो मैथ की इक्वेशन ऐड करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रॉपर अब कीबोर्ड के जरिए तो मैथ की इक्वेशन नहीं ऐड होती। अब मैथ की इक्वेशन में तो आपके पास स्केयर भी होता है, अंडर रूट भी होता है, स्केयर रूट भी होता है, ओवर वाली वैल्यूज भी होती हैं, लॉग भी होता है, लिमिट भी होता है, डेरिवेटिव्स की कंडीशंस होती हैं, यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन के साइंस होते हैं। वो सारे साइंस या वो सारी चीजें आपके पास कीबोर्ड के ऊपर तो अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो देन आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन को यूज करते हैं। आप यहाँ से इक्वेशन का ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये ऑप्शन चूज किया, और देन उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ से कोई भी न्यू इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे ये देखें न्यू इक्वेशन आ गई। अब जैसी न्यू इक्वेशन आई तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाने लगूँ। मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ब्रैकेट चाहिए। ये मैंने ब्रैकेट, ये वाली होती है मैट्रिक्स की ब्रैकेट, ये मैंने चूज कर ली। अब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अब ये लूंगा कि मुझे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा मुझे। जैसे मुझे ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, क्लिक करके 4 वैल्यू वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, एंड देन फिर नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके आगे एक और मैट्रिक्स बनाना है, तो आप फिर अगेन इक्वेशन ऐड करें, इंसर्ट पे आए, इक्वेशन ऐड करें, और देन फिर यहाँ से एक और मैट्रिक्स, पहले आप ब्रैकेट चूज करें। ब्रैकेट आपने फॉर एग्जांपल ये वाली ही लेनी है, तो देन उसके अंदर फिर मैट्रिक्स 2 बाय 2 का लेना है, तो 2 बाय 2, सॉरी मैंने आगे ऐड कर दिया था, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे 2 बाय 2 का मैट्रिक्स ऐड कर लिया, तो उसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ से कोई और वैल्यू एंटर कर लेता हूँ, जैसे कोई आप स्कूल लाइफ के अंदर मैट्रिक्स को पढ़ते थे, तो इस तरह हमने एक मैट्रिक्स बना ली है, ठीक है जी। इसी तरह कोई और इक्वेशन आपने बनानी है, जैसे कि आपने कोई ओवर वाली या अंडर रूट लिखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाता हूँ। आप दोबारा से इक्वेशन ले, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने कोई अंडर रूट वाली वैल्यू लेनी है, मिसाल के तौर पे ये वाली वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई पावर लगा ले 3, और अंदर आपने कुछ भी लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने x की पावर 2 लिखनी है,
तो एक्स की पावर टू के लिए आपको फिर उसका फॉर्मेट लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये पावर होती है, यहाँ से आप ये वाला चूज करें, यहाँ पे लिखें एक्स, यहाँ पे लिखें टू। ठीक है जी। इस तरह आप जो है वो इसको इस मैथ इक्वेशंस बनाते हैं। तो मैथ की इक्वेशंस बहुत जरूरी है। हाँ, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल बनाने के लिए इक्वेशंस का आना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इक्वेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो वैस यहाँ तक हमारा इंसर्ट का जो टूल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बाकी फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल्स हैं उनको हम अब एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हर टूल को प्रैक्टिकली समझा है, हर टूल को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन टूल आता है, और डिजाइन टूल बहुत आसान और इजी टूल होता है। अब ये टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, ये टेक्स्ट टूल बेसिकली सॉरी डिजाइन टूल। अब डिजाइन टूल में क्या होता है, डिजाइन टूल में हमारे पास ये तीन ऑप्शंस मेजर होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस को हम चूज करते हैं। जैसे कि पेज का कलर तब्दील करना। अब पेज का कलर जैसे ही आप कोई भी कलर यहाँ से चूज करेंगे वो पेज कलर पे अप्लाई हो जाएगा। या आपको कोई भी कलर लेना है तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो आगे हमारे पास पेज का बॉर्डर होता है। पेज का बॉर्डर क्या होता है, जैसे हम स्कूल लाइफ के अंदर पेज बॉर्डर्स लगाते थे, उस तरह हम पेज बॉर्डर जो है वो अप्लाई करते हैं। जस्ट वेट, ये एक एरर जनरेट हो रहा है, अभी जस्ट ये ठीक हो जाता है। तो गाइस ये ट्यूटोरियल हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। दिस इज आवर पार्ट वन, लर्निंग एमएस वर्ड। इस तरह हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे डिजाइन टूल से। और पार्ट टू भी हमारा इसी तरह काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। काइंडली हमारे साथ रहिएगा और पार्ट टू के लिए हमें ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जजाकल्लाह खैर।